किसी भी किताब की दुकान पर जाएं और आप पाएंगे कि वहां बहुत सारी किताबें हैं। रियल एस्टेट में निवेश के विषय पर लिखा गया। यदि आप मेरे जैसे हैं तो आपने उनमें से कई को पढ़ा होगा, जबकि किताबें उन लोगों द्वारा लिखी जाती हैं जो आर्थिक रूप से सफल होने का दावा करते हैं। मैंने देखा कि उनमें से कई वास्तव में रियल एस्टेट पेशेवर नहीं हैं। एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट लेखक ने अपनी रियल एस्टेट निवेश पुस्तकें बेचकर बहुत पैसा कमाया। यथार्थ में उन्होंने अपना अधिकांश पैसा रियल एस्टेट में खो दिया। आज भी वह अपनी किताबें बेचकर खूब पैसे कमा रहे हैं और सेमिनारों के लिए खूब पैसे वसूल रहे हैं। और दूसरा मशहूर लेखक कुछ साल पहले ही गैराज मैकेनिक था। नौकरी से निकाले जाने के बाद वह रियल एस्टेट में आ गए। एक और किताब एक पूर्व बैंकर द्वारा लिखा गया है, जो अब बैंकों से फौजदारी संपत्तियों का पता लगाने के बारे में अपने रहस्य बेचता है। हाल ही में एक घातीय योजनाकार से मुलाकात हुई, जिसने स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद म्यूचुअल फंड बेचना बंद कर दिया और अब सेमिनार आयोजित कर रहा है। अपने निवेश रहस्यों को सिखाना और फिर अपने दर्शकों को अपनी उच्च कीमत वाली संपत्तियों में निवेश करने के लिए प्रेरित करना। केन मैसेलरॉय नामक रिच डैड कंपनी ने 5 कारणों से यह पुस्तक लिखी है। 1. केन एक रियल एस्टेट पेशेवर हैं। कॉलेज से बाहर निकलते ही उन्होंने एक संपत्ति प्रबंधक के रूप में अपना करियर शुरू किया। आज केन मैकेलरॉय दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी संपत्ति प्रबंधन कंपनियों में से एक के मालिक हैं। केन मल्टीमिलियन डॉलर की व्यावसायिक संपत्तियों के डेवलपर भी हैं। एरिजोना मल्टी हाउसिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और रियल एस्टेट उद्योग के लिए लॉबी कांग्रेस है। उनके ट्रैक रिकॉर्ड और प्रतिष्ठा के कारण निवेश बैंकर अक्सर कांज और उसकी परियोजनाओं के वित्तीय भागीदार होते हैं। संपत्ति प्रबंधन रियल एस्टेट निवेश के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। बहुत से लोग रियल एस्टेट में निवेश नहीं करते हैं, हालांकि मेरी राय में ये दुनिया में वर्ग स्तर पर सबसे अच्छा निवेश है, क्योंकि वे शौचालय ठीक नहीं करना चाहते या किराएदारों से निपटना नहीं चाहते। मैं उन्हें दोष नहीं देता। रियल एस्टेट निवेश के प्रबंधन पक्ष में केन की अंतर्दृष्टि। बेशकीमती। 3. संपत्ति प्रबंधन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। ज्यादातर मामलों में किसी संपत्ति का वित्त पोषण करना और संपत्ति बेचना एक संपत्ति ढूंढना होता है। अपेक्षाकृत अल्पकालिक घटनाएं। अगर आप सच्चे निवेशक हैं, एक सट्टेबाज के बजाय जो मुनाफे के लिए संपत्तियों की हेराफेरी करता है, संपत्ति का प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में, अचल संपत्ति का मूल एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। संपत्ति प्रबंधन के लिए संपत्ति प्रबंधन वो जगह है जहां अधिकांश लाभ कमाया या खोया जाता है। बहुत से लोग रियल एस्टेट में पैसा खो देते हैं, केवल इसलिए क्योंकि वे अपनी संपत्तियों का उचित प्रबंधन करने में विफल रहे। यदि वे रहने वालों की आय और व्यय को नियंत्रित नहीं कर सकते, संपत्ति जल्द ही नीचे चली जाती है। अच्छी खबर यह है कि पेशेवर रियल एस्टेट निवेशक असफल निवेशकों से प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते हैं, अपनी संपत्तियों को अच्छी तरह से प्रबंधित करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप अक्सर प्रॉपर्टी को अच्छी कीमत पर खरीद सकते हैं। अच्छे प्रबंधन कौशल के साथ आप नकदी प्रवाह के साथ साथ संपत्ति का मूल्य भी बढ़ा सकते हैं। 5. केन मैसेलरॉय एक महान शिक्षक हैं। केन मैकेलरॉय न केवल एक अमीर पिता सलाहकार हैं। 4. वह मुझे मेरी संपत्ति निवेश पर सलाह देता है। हम कई संपत्ति निवेशों में भी भागीदार हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, वह एक महान शिक्षक है जो जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। केन अक्सर बड़े समूहों से बात करने के लिए मेरे साथ जाते हैं, जहां वह बात करते हैं संपत्ति का प्रबंधन कैसे करें या किसी निवेश का विश्लेषण करने के लिए, और कैसे बताएं कि विक्रेता या दलाल के आपको सच बता रहे हैं या नहीं। अगर आपको कभी सुनने का मौका मिले तो रियल एस्टेट में निवेश के बारे में बोल सकते
हैं, इसे लें। जैसा कि मैंने कहा, रियल एस्टेट निवेश पर कई किताबें हैं और कई लोग रियल एस्टेट विशेषज्ञ होने का दावा कर रहे हैं। जो चीज इस किताब को अलग बनाती है वह है, पहला, ये रियल एस्टेट निवेश के सबसे महत्वपूर्ण पहलू से लिखा गया है, जो संपत्ति प्रबंधन है, और दूसरा, उनकी किताब लिखी गई है एक वास्तविक विशेषज्ञ द्वारा। अध्याय 1, मिथक और जादू। हर व्यवसाय में, हर उद्योग में ऐसे लोग हैं जो सफलता से टपकते प्रतीत होते हैं। ऐसा लग रहा था कि सभी सही लोगों को जानते हैं, सभी सही निर्णय लें, सभी सही स्थानों पर हों, बिल्कुल सही समय पर। चाहे वे प्रयास करें या न करें, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। रियल एस्टेट निवेश भी अलग नहीं है। हर शहर या कस्बे में ऐसा लग रहा था जैसे रियल एस्टेट के दिग्गज हों। इसने इसे समृद्ध बना दिया अचल संपत्ति के माध्यम से। ये वे लोग हैं जो सफलता को आसान बनाते हैं। वे आश्वस्त नजर आते हैं, जानकार, समझदार, और ऐसे अवसर देखते हैं जहां अन्य नहीं देखते। दर्शकों के लिए यह आसान है। इन सुनहरे चंद लोगों की उपलब्धियों के बारे में सोचें। ये किस्मत का नतीजा है या किसी तरह का जादू? लेकिन जादू और किस्मत है, इससे कोई लेना देना नहीं है। 20 साल से भी पहले मैंने निर्णय लिया कि मैं उन लोगों में से एक बनूंगा जिनका मैंने अभी वर्णन किया है। मैं अपनी सफलता खुद बनाने जा रहा था। मेरे खुद के मालिक बनो और अचूक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। और मैंने संपत्ति प्रबंधन को अपने मार्ग के रूप में चुना। इसे वृत्ति कहें, इसे अधीरता कहें, इसे जलती हुई इच्छा कहें। मैं किसी भाग्यशाली अवसर या जादुई आकर्षण का इंतजार नहीं करने वाला था। मैं अपना सपना पूरा करने के लिए निकल पड़ा और मैंने इसे कार्रवाई के माध्यम से किया। शुरुआती दिनों में मेरी पहली संपत्ति प्रबंधन और रियल एस्टेट डील थी। बहुत अधिक परीक्षण और त्रुटि हुई और मैंने अपने हिस्से की गलतियां की। लेकिन मैंने जो भी गलती की उससे मैंने 10 सबक सीखे और हर दिन होशियार होता गया। मैंने पैटर्न देखना शुरू कर दिया। सूत्रों और प्रणालियों की खोज करें और ऐसे लोगों का एक नेटवर्क विकसित करें जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। इसमें समय लगा और काम भी लगा, लेकिन जितना अधिक मैंने अपने सपने का पीछा किया, मुझे उतना ही अधिक भाग्यशाली महसूस हुआ और अक्सर जादुई अवसर मेरे सामने आते थे। शायद इसमें थोड़ा भाग्य, जादू और सफलता हो, लेकिन ये भाग्य और जादू है जो कड़ी मेहनत करने और तैयार रहने से आता है। रिच डैड सेमिनार में जहां मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं हर समय ऐसे लोगों को देखता हूँ जो भविष्य की सफलता की ओर पहला कदम उठा रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने लगभग 2 दशक पहले किया था। बहुतों के पास वह है जो उसे चाहिए, वह प्रेरणा और इच्छा जो उन्हें बाधाओं को दूर करने में मदद करेगी। और तैयार रहें। दुर्भाग्य से मैं सेमिनारों में कुछ ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जिनके पास इसकी कमी है। वे जल्दी अमीर बनने की चाहत रखने वाले लोग हैं और उन्हें व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबद्धता के बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं है। औरों को तो बहुत चाहत होती है, लेकिन तकनीकी कौशल और ज्ञान की कमी है जो केवल अनुभव से आ सकता है। मैंने ये किताब उनके लिए लिखी है। ये तुरंत अमीर बनने की किताब नहीं है। ये प्रेरणा देने के लिए लिखी गई किताब नहीं है। हालांकि मुझे आशा है कि आप अपने रियल एस्टेट निवेश सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे। इसके बजाय यह एक ऐसी किताब है जो सीधे तरीकों का खुलासा करेगी। अज्ञात को हटाएं और निवेश अचल संपत्ति चुनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सीखने की अवस्था को छोटा कर दें। 5 वित्तीय स्वतंत्रता के लिए उसके मार्ग के रूप में। इससे पहले कि हम निवेश संपत्ति खरीदने और प्रबंधित करने के 2 तरीकों के बारे में गहराई से जानें, आइए कुछ मिथकों को दूर करने के लिए कुछ समय लें। यदि आप उनमें खरीदारी करते हैं तो इसे मिस करें, केवल तुम्हें रोकेगा। मुझे लगता है कि आपको निम्नलिखित सूची परिचित लगेगी। क्या आपने या दूसरों ने यही बातें कही हैं? क्या इनमें से कोई कथन आपके या दिमाग में गूंज रहा है और आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या ये असत्य आपको भय से पंगु बना रहे हैं? आइए उनसे तुरंत छुटकारा पाएं। ये सामान डंप करने का समय है। मिथक नंबर 1,
आपको पहले से ही अमीर बनना होगा। रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए उनके पास एक मुश्त बड़ी रकम होनी चाहिए। उन्हें लगता है कि यह उनके पहले घर के लिए बचत करने जैसा है, या ये कुछ ऐसा है जो वे केवल तभी कर सकते हैं जब उन्होंने अपना भाग्य कहीं और बना लिया हो। ये दोनों विचार सत्य से अधिक दूर नहीं हो सकते। रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए आपको बैंक में सैकड़ों हजारों डॉलर की आवश्यकता नहीं है, और आपको निश्चित रूप से लाखों की आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक अच्छा रियल एस्टेट सौदा चाहिए जो सार्थक हो, जिसमें लाभ की संभावना हो और ठोस वित्तीय स्थिति पर आधारित है। मैं और मेरा साथी वर्षों से इसी तरह काम कर रहे हैं। मेरा पहला निवेश सौदा एक कोंडो था जिसे मैंने सुसज्जित खरीदा था और इसे किराए पर दे दो। ये 2 बेडरूम की इकाई थी जिसे मैंने किराए के कार्यक्रम में शामिल किया है। जो लोग इससे दूर जाना चाहते थे वे फोन कर सकते थे और मेरे कोंडो या 100 अन्य में से किसी एक को किराए पर ले सकते थे। वीकेंड गेटवे बढ़िया $1,16,000। मैंने यही भुगतान किया था और मैंने अपनी जेब से $20,000 डाल दिए। आप शायद सोच रहे हैं, देखना, मुझे पता था कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके पास कुछ नकदी होनी चाहिए। खैर, इससे पहले कि मैं बेहतर जानता, मैंने वह सौदा कर लिया। इसकी तुलना एक हालिया अधिग्रहण से करें। सन सिटी एरिजोना में 182 यूनिट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का कुल लागत $9 मिलियन थी। इससे पहले कि आप किताब बंद करें और कहें यह मेरी लीग से बाहर है, मुझे कहानी खत्म करने दीजिए। डाउन पेमेंट $2 मिलियन था जिसे हमने अन्य निवेशकों से जुटाया था। मेरी जेब से बाहर जिप थी। मैंने अधिकांश स्वामित्व उन लोगों को दे दिया जिन्होंने मुझे डाउन पेमेंट उधार दिया था। संक्षेप में मैंने उनके साथ एक साझेदारी बनाई। मेरी सेल्समैनशिप का इससे कोई लेना देना नहीं था। डील हीरो थी। यह इतना अच्छा था कि लोग इसका हिस्सा बनना चाहते थे। मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोग अच्छे रियल एस्टेट सौदों की तलाश में हैं। कुछ लोग उल्टे पार्टनर होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साझेदार मूल्यवान हैं। वे आपको छोटे पदों पर रहने की अनुमति देकर अपना जोखिम फैलाने में मदद करते हैं। अनेक संपत्तियों में सिर्फ एक ही बड़े पद के बजाय, और यह सच है कि टीमों ने अधिक उपलब्धि हासिल की। जहां तक वापसी की बात है, आप कौन सा सौदा करना पसंद करेंगे? $116,000 की संपत्ति जिसकी कीमत आपको $20,000 है, या वह जिसकी कोई कीमत नहीं होती और तुम्हें 9 का 10% प्राप्त हुआ? परख रिकॉर्ड के लिए वह $9 लाख है और मैं बाद वाला चुनता हूँ। सप्ताह का कोई भी दिन। एक बार जब आपको रियल एस्टेट का अवसर मिल जाए, कार्य निवेशकों को ढूंढना है जो अपने पैसे पर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं। आपके द्वारा दिया गया पहला सौदा सबसे कठिन है क्योंकि आप एक हैं सीधा इकाई, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, आपके द्वारा किए गए प्रत्येक सफल सौदे के साथ यह और भी आसान हो जाता है। सभी चीजें कठिन हैं इससे पहले कि वे आसान हों। आज मेरे साथी और मेरे पास सचमुच लोग कतार में खड़े हैं जो हमारे अगले रियल एस्टेट उद्यम में निवेश कर, इसलिए नहीं कि हम कुछ खास हैं, लेकिन क्योंकि हम संपूर्ण हैं। हम बहुत सारे सौदे देखते हैं और केवल उन्हीं को चुनें जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हों। जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया है, हम उसके निवेशकों से भी संवाद करते हैं और उनके साथ उचित व्यवहार करते हैं। जब हम पैसा कमाते हैं तो वे पैसा कमाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं रियल एस्टेट में निवेश में रुचि रहेगी, विशेष रूप से जब शेयर बाजार और बॉन्ड जैसे अन्य निवेश साधन स्थिर या गिरावट वाले हों। बस एक रिच डैड सेमिनार पर नजर डालें। हम जिस भी शहर से बात करते हैं वहाँ हजारों लोग रहते हैं जो रियल एस्टेट निवेश सौदों की तलाश में हैं। उसका कुछ मतलब है। रिच डैड सेमिनार में शामिल लोगों में से एक आपका पहला निवेश भागीदार हो सकता है। मिथक संख्या 2, आपको छोटी शुरुआत करनी होगी। बड़े सौदे बहुत जोखिम
जोखिम भरे होते हैं। छोटी शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है। शायद आप $2,50,000 का एकल परिवार वाला घर खरीदने के बारे में सोच रहे हों और इसे किराए की संपत्ति बनाना, या फिर $320,000 का डुप्लेक्स भी। लेकिन $2 मिलियन की 50 यूनिट वाली इमारत से इनकार क्यों किया जाए? इस पर विश्वास करें या नहीं, इनमें से कोई भी संपत्ति आपकी पहुंच के भीतर है। निसंदेह अभी आप सोच रहे हैं कि मैं $2 मिलियन का बंधक वहन नहीं कर सकता, और उस पर मैं कहता हूँ, आप शायद सही हो सकते हैं, लेकिन आपको इसे वहन करने में सक्षम होने की आवश्यकता नहीं है। उसकी वजह यहाँ है, एकल परिवार के घरों जैसी छोटी संपत्तियों पर बंधक लगभग हमेशा खरीदार की अपनी व्यक्तिगत कमाई की क्षमता और धन के माध्यम से गारंटी दी जाती है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि बड़े निवेश के लिए संपत्ति ऋण की आवश्यकता होती है। संपत्ति द्वारा ही सुरक्षित है। दूसरे शब्दों में, $2 मिलियन की इमारत के बजाय अपनी संपत्ति पर लिखो। यह अपने स्वयं के मूल्यांकन पर सवार है। इससे आपके लिए पहले से ही कम जोखिम है। आइए हमारे पिछले उदाहरण को देखें। कॉन्डो मैंने $1,16,000 में खरीदा। $20,000 अपनी जेब से डाउन पेमेंट के साथ। क्या गिरवी रखने की जिम्मेदारी 100% मेरी थी? प्रबंधन के लिए $9 मिलियन की परियोजना जिसका 10% हिस्सा मेरे पास है। अपनी जेब से कोई लागत नहीं देने की पेशकश की गई, और वास्तव में कम जोखिम भरा था क्योंकि मेरे पास कोई नकद निवेश नहीं था और संपत्ति का प्रबंधन पेशेवर ढंग से किया गया था। बाकी सारी संपत्ति मेरी थी, अच्छे के लिए और बुरे के लिए। 5 साल बाद मैंने कॉन्डो को $1,21,000 में बेच दिया। $5,000 का लाभ। हाल ही में हमने 182 इकाई भवन का पुनर्वित्त किया है, जिसका स्वामित्व हमारे पास 1 वर्ष से भी कम समय में था। इसका नव मूल्यांकन मूल्य $11.3 मिलियन था। हमने इसके लिए जो भुगतान किया उससे $2 मिलियन से अधिक, और चूंकि मेरे पास परियोजना का 10% हिस्सा है, मैंने $2 लाख से अधिक कमाए 1 साल से भी कम समय में। खरीदने की शक्ति का एक प्रमाण। और सही प्रबंधन। अच्छी तरह से प्रबंधन करने में यह उदाहरण मूल्यांकन से संबंधित जोखिम को भी दर्शाता है। जब आप कोई घर या कॉन्डो खरीदें और उसे किराए पर दें, संपत्ति की सराहना केवल सराहना पर ही टिकी होती है। आसपास के पड़ोस का। बेहतर होगा कि आपने सही पड़ोस में खरीदारी की हो, क्योंकि आप अपनी संपत्ति का मूल्य बढ़ाने के लिए बहुत कम कर सकते हैं। इसके विपरीत, प्रशंसा और वाणिज्यिक संपत्ति, अपार्टमेंट इमारतों की तरह, संपत्ति के नकदी प्रवाह पर ही आधारित है। यह उतना ही अधिक पैसा कमाता है, उतना ही अधिक पैसा इसका मूल्य है। अब आप नियंत्रण में हैं। जब नकदी प्रवाह बढ़ता है तो संपत्ति का मूल्य भी बढ़ता है। प्रबंधक संपत्ति अधिकार। और आप मूल्य बढ़ा देंगे। इसे ठीक से प्रबंधित न करें और मूल्य वही रहेगा या कम हो जाएगा। हाय गाइस। और मूल्य वही रहेगा या कम हो जाएगा। दूसरी तरह से बड़ी संपत्तियां कम जोखिम भरी होती हैं, जो अधिभोग से संबंधित है। जब एकल परिवार का घर किराए पर हो, ये 100% भरा हुआ है। जब ये खाली हो, ये 100% खाली है, और आप बंधक को पूरी तरह से अपनी जेब से कवर कर रहे हैं। एक बड़ी संपत्ति में, यहाँ तक कि एक 8 इकाई की इमारत भी, यदि कोई अनुनाद कर निकल जाता है, आपके पास अभी भी 7 निवासी किराया दे रहे हैं। ऑक्यूपेंसी से संबंधित आपका जोखिम बहुत कम हो गया है। आपके पास जितने अधिक निवासी होंगे। मिथक संख्या 3, आप सफलता की ओर अपना रास्ता बदल सकते हैं, या बिना पैसे खर्च किए जल्दी अमीर बन जाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्लिपिंग संपत्ति, दूसरे शब्दों में इसे खरीदना और जल्दी से इसे पलट देना और जितना आपने इसके लिए भुगतान किया था उससे अधिक कीमत पर इसे बेचना, धन वृद्धि का उपाय है। जो लोग इस बात पर गहरा विश्वास रखते हैं, इस तरह से पैसा कमाने के लिए काफी भाग्यशाली रहे हैं। लेकिन मेरी राय में ये शेयर बाजार में दिन के कारोबार की तरह है। यह आसान नहीं है और बहुत जोखिम भरा है। कोई
पैसा कम न होना ये कहने का एक और तरीका है कि संपत्ति 100% वित्त पोषित है। इसका मतलब है कि यदि आपका सारा नकदी प्रवाह मासिक भुगतान की ओर नहीं जा रहा है तो एक बड़ा हिस्सा बिना पैसों के सौदे में आपको अधिक ब्याज दरें चुकानी पड़ेंगी, क्योंकि ऋणदाता के लिए जोखिम अधिक होता है। उच्चतर निम्न एक कारण है, और संपत्ति को बेहतर बनाने के लिए वस्तुतः कोई पैसा नहीं है, या कुछ टूटने पर इसकी मरम्मत भी कर सकते हैं। इस मॉडल के साथ आप पैसा कमाने के लिए संपत्ति की सराहना कर रहे हैं, संपत्ति के संचालन में सुधार करने के बजाय, और नकदी प्रवाह के माध्यम से पैसा कमाना। आशा करते हैं कि बाजार ऊंची उड़ान भर रहा है और आप इसका सही समय निकाल पा रहे हैं, क्योंकि आप सही होने पर बाहरी कारकों पर निर्भर रहेंगे। सराहना, जैसा कि हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे, केवल आपके नियंत्रण में है जब आपने नकदी प्रवाह में सुधार कर लिया हो। इस परिदृश्य में आपके पास कोई नहीं है, जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा। मैं $0 डाउन में विश्वास नहीं करता, और मैं संपत्ति को पलटने में विश्वास नहीं करता, यहाँ तक कि उस उदाहरण में भी जहाँ मैंने व्यक्तिगत रूप से $9 मिलियन की अपार्टमेंट बिल्डिंग पर कोई नकदी नहीं लगाए। सन सिटी एक निवेश टीम के रूप में हमने $2 मिलियन लगाए। मेरा मानना है कि किराए की संपत्तियों जैसी आय पैदा करने वाली संपत्तियों को खरीदना और रखना, इस प्रकार आप धन का निर्माण करते हैं। आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे इस संपत्ति पर अर्जित अतिरिक्त इक्विटी में पूंजीगत लाभ जोड़ने की जरूरत है, अधिक इकाइयों वाली दूसरी बड़ी किराए की संपत्ति खरीदने के लिए। इसका मतलब है कि मुझे पहला बेचना होगा। मेरे अनुभव में ये बिल्कुल सच नहीं है। आपको एक दूसरे निवेश सौदे की आवश्यकता है जो सार्थक हो, जिसे आप निवेशकों के लिए ला सकें। वे आपको दूसरी संपत्ति पर डाउन पेमेंट जुटाने में मदद करेंगे, और जैसे ही निवेश से पैसा बनेगा आप उन्हें पुरस्कृत करेंगे। हमने हाल ही में गुडेया एरिजोना में स्थित 208 यूनिट संपत्ति का निर्माण पूरा किया है, जिसे बनाने में $13.8 मिलियन की लागत आई। पूरा होने पर $16.3 मिलियन की प्रशंसा। हमें इस संपत्ति को बेचने के लिए कई प्रस्ताव मिले हैं, और दलाल लिस्टिंग के लिए कतार में खड़े थे। 2 साल तक काम करने के बाद $2.5 मिलियन नकद लेकर चले जाना उतना ही लुभावना था। हमने इसे नहीं बेचा। समस्या कराधान की है। यदि हमने $2.5 मिलियन का लाभ उठाया होता, हम उस पैसे को वापस बाजार में डालने के लिए मजबूर हो जाते, काफी भारी कर बिल से बचने के लिए। निश्चित रूप से हमें सराहना मिली, लेकिन हमारे पास वह भी था जिसे कर योग्य घटना के रूप में जाना जाता है। $2.5 मिलियन के लाभ पर 30% के कर बिल की कल्पना करें। यह अनावश्यक $750,000 का कर भुगतान है। अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं, आपको बेचने की जरूरत नहीं है। आप संपत्ति को पुनर्वित्त करते हैं, और आप जितनी इक्विटी निकाल सकते हैं निकाल लें। कोई कर योग्य घटना नहीं है, और आप पैसे को किसी अन्य निवेश में लगाने के लिए बाध्य नहीं हैं। 208 यूनिट संपत्ति के मामले में हम पुनर्वित्त करेंगे, और हम उस इक्विटी का उपयोग करेंगे जो हमने संपत्ति से निकाली है, हमारे निवेशकों को ब्याज सहित वापस भुगतान करने के लिए। यह एक महान प्रणाली है, और सबसे अच्छा, आप अभी भी संपत्ति के मालिक हैं। आपको किराए के रूप में भवन से नकदी प्रवाह प्राप्त होता रहेगा, और जैसा कि इमारत की सराहना होती है, आप पुनर्वित्त कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। शुल्क माफ। दोबारा, यह वह धन है जिसका उपयोग आप अन्य सौदों के लिए कर सकते हैं। यह वही है जो मैं हर दिन करता हूँ। संपत्ति 90% समय में अधिक मूल्यवान होने जा रही है। जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं, ये कम मूल्यवान नहीं रह जाता, खासकर यदि आप इस पुस्तक में दी गई विधियों का पालन करते हैं, जो आपको सही तरीके से संपत्ति खरीदना सिखाता है, ताकि आप नए आवश्यक सुधार वहन कर सकें, जो पड़ोस को पुनर्जीवित करेगा और इसे निवासियों के लिए एक बेहतर घर बनाए। वह सब मूल्य जोड़ता है, और लंबे समय तक सराहना की लहर पर सवार रहना समझदारी है। मिथक संख्या 4। कुछ लोगों के पास सिर्फ मिडास टच होता है,
है। ये सोचना आसान है कि जो लोग रियल एस्टेट में सफल निवेश कर रहे हैं किसी प्रकार का मिडास स्पर्श हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वे केवल अवसर देखने वाले लोग हैं और जाने कि उन्हें वास्तविक और लाभदायक कैसे बनाया जाए। कोई 10 एकड़ जमीन ले लो। मान लीजिए कि यह पार्सल सभी तरफ महत्वपूर्ण खुदरा उपस्थिति से घिरा हुआ है और अधिकांश बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व निकटवर्ती केंद्रों में होता है। पास में ही एक बड़ा माइक्रोचिप निर्माता भी है जिसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलता है। किसी ट्रैक होम बिल्डर से पूछें और वह उस 10 एकड़ पर 40 एकल परिवार के घर देखेगा। एक कस्टम बिल्डर और हिलसाइडर 10 विलासिता से पूछें। किसी खुदरा वाणिज्यिक डेवलपर से पूछें और वह 2 बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा संचालित एक नया शॉपिंग सेंटर देखेगी। विशेष प्रमुख दुकानों और रेस्तरां से भर रहा है। किसी मल्टी फैमिली डेवलपर से पूछें और वह 150 यूनिट अपार्टमेंट देखेगी। क्लब हाउस, पूल और कसरत सुविधा वाला समुदाय। एक अन्य व्यावसायिक उपकरण कैलिपर जो कार्यालय स्थान में विशेषज्ञता रखता है। 3 मंजिला कार्यालय भवन देखने को मिल सकता है। दूसरे शब्दों में हर कोई संपत्ति को अलग तरह से देखता है और प्रत्येक विषन भुगतान का एक अलग स्तर प्रदान करेगा। कुछ दूसरों से बेहतर अवसरों को पहचानने का महत्वपूर्ण हिस्सा सामान्य ज्ञान है। जो लोग मिडास टच वाले प्रतीत होते हैं उनके सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें संपत्ति और अवसरों को देखते समय। यहाँ उदाहरण में सामान्य ज्ञान मुझे बताता है कि 10 एकड़ के पार्सल पर कस्टम घर बनाना एक कठिन बिक्री होगी। भारी तस्करी वाले खुदरा व्यापार से घिरा हुआ एकल परिवार वाले घर उतने ही चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। यदि डेवलपर स्थान पर उच्च गुणवत्ता वाले एंकर किराएदारों को कम कर सकता है तो अतिरिक्त खुदरा जेल व्यवहार्य हो सकती है, लेकिन वे पहले से ही आसपास के अन्य केंद्रों में काम कर रहे होंगे। इस उदाहरण में अब तक या तो मल्टी यूनिट आवास या कार्यालय स्थान सबसे व्यवहार्य विकल्प हैं। क्यों? नजदीक के रोजगार आधार के कारण, क्षेत्र में अपार्टमेंट का सार खुदरा से निकटता और कार्यालय किराए की कमी। इस उदाहरण में डेवलपर जो कार्यालय या अपार्टमेंट बनाता है सफलता का सबसे अच्छा मौका होगा और मिडास टच दिखाई देगा। कोई जादू नहीं है, बस सामान्य ज्ञान। आप कैसे जानते हैं कि आप अपने सामान्य ज्ञान पर भरोसा कर रहे हैं? यह आसान है। यदि आप जिस किसी से भी बात करते हैं उसे किसी संपत्ति के बारे में आपका दृष्टिकोण समझने में कठिनाई हो रही है। ये 2 चीजों में से कोई एक हो सकता है। एक क्रांतिकारी विचार जो हर किसी को गलत साबित कर देगा, या एक बुरा विचार जिसे हर कोई बुरे विचार के रूप में पहचानता है। आपको स्वीकार करते हैं 99% मामलों में बाद वाला सच साबित होता है। याद रखें कि यदि आपको किसी संपत्ति के लिए अपना दृष्टिकोण उन सभी लोगों को बेचना है जिनके साथ आप साझा करते हैं, पूरा होने पर संभवतः यह आपका प्रोजेक्ट होगा। बेचना कठिन होगा और इसमें आपका पैसा खर्च होगा। मिथक संख्या 5, आपको बहुत अधिक आत्मविश्वास की आवश्यकता है। सच नहीं, लोग हर समय खुद को कम आंकते हैं। वे आत्मसंदेह की उस छोटी सी आवाज को सुनते हैं जो उनके मस्तिष्क में फुसफुसाती है और कभी कभी चिल्लाती है। उन्हें वे सभी कारण बताना कि वे कुछ क्यों नहीं कर पाते, उन्हें कोशिश भी क्यों नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि 2 आवाजें हैं, कारण की आवाज और आत्मसंदेह की आवाज। तर्क की आवाज सामान्य ज्ञान है। आत्मसंदेह की आवाज आपका अतीत आपके भविष्य का नेतृत्व करती है। मैंने अपने अतीत को उजागर न करने का सचेत निर्णय लिया। मेरा भविष्य तय करो। मैं एक औसत मध्यवर्गीय घर में पला बड़ा हूँ। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में मेरे अनुमान में वहाँ सब कुछ ठीक है। मुझे जो मिला उसके लिए काम किया। मैंने ठोस मूल्य सीखे। इसका एक बड़ा हिस्सा मेरे माता पिता से आया। मेरे पिता अपने करियर के अंतिम वर्षों तक विशेष रूप से उद्यमशील नहीं थे। हाँ, मेहनती हूँ लेकिन उद्यमशील नहीं। उन्होंने अपने अधिकांश करियर में एक ही कंपनी के लिए काम किया और एक स्थिर जीवन अर्जित करे जो हमारी मध्यम वर्गीय जीवन शैली का समर्थन करता हो। मेरे भाई और 2 बहनों के लिए यह एक अच्छा जीवन
जीवन था। जब मैं कॉलेज से निकला तो मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चला और नौकरी पाली, लेकिन उस नौकरी के दौरान मेरा लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ। जिन लोगों ने मुझे अपने उद्यमशीलता के रास्ते दिखाए वे मेरे गुरु बने और उनसे मैं उद्यमशील बन गया। फिर मैंने अपने माता पिता से मिले जन्मजात मूल्यों को आपस में जोड़ा और मेरी अपनी नई उद्यमशीलता की भावना और मैं संपूर्ण हो गया। मैं अब जो कर रहा हूँ उसके लिए मेरी परवरिश में से किसी ने भी मुझे तैयार नहीं किया होगा और फिर भी सब कुछ किया। मेरा मानना है कि यह हम में से प्रत्येक पर निर्भर है कि वह समर्थन न देने वाले पिताओं की यादों और घावों को भुला दे। अति गंभीर माताएं। स्कूल के पहले दिन से अमेरिका का लेबल लगाने वाले दोस्तों और शिक्षकों का उपहास करना हर किसी के जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अमेरिका में हर एक के पास बहुत कुछ होगा। हॉलीवुड को देखो, एक सेलेबी क्या है, किसी भी प्रोफाइल पर, यानी संघर्ष के बिना हर किसी को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से उठना चाहिए। सफल लोग यही करते हैं। वे अपने अतीत से परे जाने का निर्णय लेते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। मैंने अपने अतीत को स्वीकार करना चुना है। इससे सीखो, जो अच्छा था उसे कॉपी करो और खराब सी सामान का एहसास करें। केवल मुझे मजबूत बनाता है। रियल एस्टेट निवेश एक ऐसा व्यवसाय है जहां आपको अपनी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। मेरी सलाह यह नहीं है कि अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसमें ताकत तलाशें, लेकिन साथ ही कठिन समय का उपयोग उसी रूप में करना चाहिए जैसे वे हैं। चरित्र निर्माण के अनुभव। अधिकांश लोग जो सोचते हैं उसके विपरीत। हमारे पास कभी भी पर्याप्त चरित्र नहीं हो सकता। यह आत्मविश्वास और चरित्र पर मेरा सोपबॉक्स है। इस पुस्तक का शेष भाग आपके संपत्ति निवेश व्यवसाय के निर्माण के लिए समर्पित है। मिथक संख्या 6। आप ये करना चाहते हैं लेकिन वास्तव में आपके पास समय नहीं है। ये वास्तव में विकल्पों और पीआर प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। हमें जो काम करने की जरूरत है उसे करने के लिए हमेशा समय होता है, जैसे हर दिन काम पर जाना, लॉन की घास काटें, कुत्ते को खिलाएं। अक्सर उन चीजों को करने का समय नहीं होता जो हम वास्तव में करना चाहते हैं। दूसरी भाषा बोलना सीखें, किताबों की अलमारी बनाएं या समुदाय में स्वयंसेवक बने। जरूरत में फर्क है और चाहिए। अक्सर वही करेंगे जो हमें चाहिए और जो हम चाहते हैं उसे टाल दो। दुर्भाग्य से हमारी चाहत ही वास्तव में हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। निवेश रियल एस्टेट व्यवसाय कुछ ऐसा है जो आपको करना चाहिए और करने की जरूरत भी पड़ सकती है। ये काम है, विशेष रूप से शुरुआत में वास्तव में सफल होना। आप संपत्ति खोजने और उसके मूल्यांकन की रोजमर्रा की गतिविधियों में शामिल रहेंगे। सौदे पर बातचीत। और क्योंकि उसके ये लाभदायक है, मैं स्वयं पर्याप्त समय न होने के मिथक का शिकार हो गया और मैं पूरा दोष लेता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी ने कई साल पहले मुझसे ये किताब लिखने के लिए कहा था। अंततः मैंने इस विचार को स्वीकार कर लिया और वास्तव में इसे पूरा करने की इच्छा करने लगे, लेकिन चाहना ही काफी नहीं था। लकड़ी ने मुझे आगे बढ़ाया। ये करो वरना समय सीमा थी। उस आदमी ने मेरा ध्यान खींचा और मुझे एहसास कराया कि मुझे अनुशासित होने की जरूरत है और किताब लिखो। उसी से किताब तैयार हुई। पौधा। यदि आपके पास अपना रियल एस्टेट निवेश व्यवसाय शुरू करने का समय नहीं है, शायद आपके मन में आपको वास्तव में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। शायद आप इसे बस करना चाहते हैं और केवल चाहत ही आपको आरंभ करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। आखिरकार यदि आप सप्ताह के दौरान किसी अन्य नौकरी पर काम करते हैं, आपको सप्ताहांत के अंत में संपत्ति की खोज और मूल्यांकन करना होगा। आपको सप्ताह के दौरान या शाम को जब भी संभव हो फोन कॉल करने की आवश्यकता होगी। आपके सपनों को साकार करने का हमेशा एक तरीका होता है, जब तक वे सचमुच आपके सपने हैं। मिथक संख्या 7। इस व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी को जानना होगा। जबकि मैं कुछ प्रमुख लोगों को जानता हूं, जैसे कि एक रियल एस्टेट एजेंट और वकील, मैं या एक बैंकर, आपका कुछ समय बचा सकता है। आरंभ करने के लिए आपको निवेश रियल एस्टेट से दूर दूर तक जुड़े किसी व्यक्ति को जानने की आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तक में आप उन प्रमुख लोगों की खोज करेंगे जिनकी आपको अपनी टीम में
आवश्यकता है, और आप पाएंगे कि आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वास्तव में टीम को परिभाषित करेगा। आज आप जिन लोगों को जानते हैं वे आपकी टीम के लिए आदर्श लोग हो भी सकते हैं और नहीं भी। एक बार जब आप ये तय कर लें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं आपके रियल एस्टेट निवेश व्यवसाय से, बस शुरुआत करें और आपको आश्चर्य होगा कि आप कितने लोगों को जान पाएंगे और वे तुम्हें कितना सिखाएंगे। इससे पहले कि आपको पता चले व्यवसाय में आपके मित्र होंगे। मेरा मतलब यही है। हम पोर्टलैंड ओरेगॉन में एक सौदा कर रहे हैं। मैं एरिजोना में रहता हूँ और काम करता हूँ। मैं 10 वर्षों से पोर्टलैंड नहीं गया हूँ। जिस किसी को मैं वहाँ जानता था वह बहुत पहले ही जा चुका था। न तो मैं और न ही मेरी कंपनी का कोई अन्य व्यक्ति पोर्टलैंड में किसी आत्मा को जानता था। हम जो जानते थे वह ये था कि शहर 2 नदियों पर स्थित था और बेरोजगारी बहुत अधिक थी। तराद का मतलब था कि वे लोग जिनके पास संपत्ति है शायद वे उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और मेरे लिए वह खरीदारी का अवसर बन गया। हमारे सामने एक बड़ी समस्या थी। हमें शहर के बारे में पता था, लेकिन हम शहर में एक भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। हमने अनुमान लगाया कि पोर्टलैंड में कुछ दिनों में बाजार की स्थितियां कम से कम हवाई यात्रा के लायक नहीं थी। अपनी यात्रा से पहले हमने अपनी टीम ढूंढने का मन बनाया, कम से कम इसकी शुरुआत। इसलिए हम इंटरनेट पर गए और संपत्ति प्रबंधकों को खोजा, शहर के अधिकारी, दलाल, और इसी तरह हमारी यात्रा की तैयारी में हम इतनी दूर यात्रा करने वाले नहीं थे और किसी ऐसे व्यक्ति से न मिले जो हमें बाजार के बारे में शिक्षित कर सके। परिणामस्वरूप 2 दिनों की अवधि में हमारी 10 या 12 बैठकें हुई। इसमें अमेरिका के लिए कुछ लंच और डिनर का खर्च आता है, लेकिन हमारी टीम की शुरुआत हमारे पास है। मिथक संख्या 8, आपको एक सीजन वार्ताकार और व्यवसायी व्यक्ति बनना होगा। फिर यह सच नहीं है। व्यवसाय में अनुभव से निवेशक के कार्यालय में पहली बार प्रवेश करना अधिक आरामदायक हो सकता है, लेकिन यही सब करेगा। आपकी सच्ची शक्ति और आत्मविश्वास आपके पिछले अनुभव से नहीं आएगा। इसके बजाय यह आपके द्वारा जुटाए गए ठोस सौदे से आएगा। यह इसमें शामिल सभी लोगों के लिए फायदे का सौदा है। ये पुस्तक आपको बताएगी कि संपत्ति कैसे खोजें और उसका मूल्यांकन कैसे करें, यथार्थवादी खरीद मूल्य स्थापित करने के अंतिम लक्ष्य के साथ, और संपत्ति की सराहना करता है। ऐसा कोई सौदा खोजें, और हर कोई कार्रवाई का एक हिस्सा चाहेगा। पिछले कुछ वर्षों में मैं बहुत सारे सौदों से दूर चला गया हूँ और बातचीत का इससे कोई लेना देना नहीं था। वे सौदे ग्लेनडेल एरिजोना में 205 यूनिट की इमारत के थे। लगभग 1 साल पहले लिस्टिंग मूल्य 7.9 मिलियन था और ब्रोकर ने मुझे बताया कि अन्य प्रस्ताव भी थे। उच्चतम 7.2 मिलियन है। हमने संपत्ति पर और मेरे अनुमान के अनुसार अपना होमवर्क किया। संपत्ति के संचालन के आधार पर 7.2 मिलियन डॉलर उचित था। विक्रेता ने हर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सूची खींच ली। 6 महीने बाद विक्रेता ने इमारत को फिर से सूचीबद्ध किया 8.10 लाख डॉलर के लिए। अगर मुझे अभी भी संपत्ति में दिलचस्पी होती, मैं संचालन के आधार पर एक प्रस्ताव देता। यह वही 7.2 मिलियन डॉलर का प्रस्ताव होता जो मैंने पहले दिया था। विक्रेता संभवतः मुझे उन सभी लोगों के साथ बाहर निकाल देगा जिन्होंने उसे संचालन के आधार पर प्रस्ताव दिया था। क्या आप ये जानकर आश्चर्यचकित हैं कि वह इमारत आज भी उन्हीं के पास है? इस पुस्तक में विधि के साथ आपको पता चलेगा कि लिस्टिंग मूल्य अर्थहीन है। इस संख्या के आधार पर बातचीत का कोई मतलब नहीं है और वास्तव में ऐसा करना आपदा का नुस्खा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर मामलों में लिस्टिंग मूल्य विक्रेता की राय है कि संपत्ति का मूल्य क्या है। ये संपत्ति के वास्तविक संचालन पर आधारित नहीं है, जिसे अधिकांश लोग बातचीत की बैठकें मानते हैं। मेरे लिए प्रस्तुतिकरण बैठकों के रूप में रिश्वत पर चर्चा करना अधिक सटीक है। तभी मैं संख्याएं प्रस्तुत करता हूँ और वे काफी हद तक इसे ले लें या छोड़ दें का सौदा कर रहे हैं जब मुझे बाहर निकाल दिया जाता है। और सच में आमतौर पर यह रास्ते का आपसी अलगाव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संख्याएं काम नहीं करती। दूर जाना अच्छी बात है। मिथक संख्या 9,
आपको रियल एस्टेट के बारे में बहुत कुछ जानना होगा। यह मिथक हर दिन लोगों को पीछे खींचता है। उन्हें लगता है कि सफल होने के लिए उन्हें पहले से ही किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ होना होगा, चाहे वह रियल एस्टेट हो या स्टॉक निवेश या ड्राई क्लीनिंग। सबसे पहले, सफलता एक यात्रा है, यह कोई गंतव्य नहीं है, और सभी सफल लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं। एक दिन वे जाग गए, वे अपने पैर बिस्तर के किनारे फेंकते हैं और जमाए लेते हैं, और वे शुरू होते हैं, केवल शुरुआत से, और दिन ब दिन जारी रखते हुए। क्या हम कभी विशेषज्ञ बनते हैं? हम दर्शकों का अनुभव करने के लिए विशेषज्ञता हासिल करते हैं। इस पुस्तक को पढ़कर आपको एक ठोस ढांचा मिलेगा जहां से शुरू करना है, और आपको कॉकटेल पार्टियों में वास्तव में स्मार्ट दिखने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होगा, और पिछवाड़े बारबेक्यू। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी पहली डील से बहुत कुछ सीखेंगे, और अभी भी आपके दूसरे से, और तीसरा, और आपके चौथे से और भी अधिक। मैंने हर उद्यम से कुछ नया सीखा। कुछ इमारतें जो हमने हाल ही में पोर्टलैंड में खरीदी हैं, इनका निर्माण 1930 के दशक में निर्मित एक पुराने लकड़ी के घाट पर किया गया था। जब मैं इस व्यवसाय में उतरा तो किसने अनुमान लगाया होगा? मुझे संरचनात्मक अखंडता के बारे में कुछ भी सीखना होगा। 70 साल के साथियों का, मुझे नहीं बल्कि मुझे उस घाट की स्थिति के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत थी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और संपत्ति खरीदें। मैं रेगिस्तान में रहता हूँ, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि गोताखोरों, नावों और संरचनात्मक इंजीनियरों को काम पर रखना मेरे लिए कितना अजीब था। निरीक्षण, तब से यह एक वास्तविक सीखने का अनुभव था। मुझे हमेशा कुछ नया सामना करना पड़ता है। यही वह चीज है जो इसे दिलचस्प बनाए रखती है। एकमात्र तरीका जिससे आप रियल एस्टेट के बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे। रियल एस्टेट में शुरुआत होनी है। एक बार आप ऐसा करें, आप लोगों से मिलेंगे, अपना बाजार जानें, पैटर्न देखें, और रुझानों को समझें। आप अपने स्वयं के 7 साल पुराने लकड़ी के खंभों में प्रवेश करेंगे, लेकिन यह इसे मजेदार बनाए रखेगा। और इससे पहले कि आप इसे जानें, आप कॉकटेल पार्टियों और बारबेक्यू में अपने अनुभवों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे, सिर्फ पढ़ने के बजाय। मिथक संख्या 10, आप असफल होने से नहीं डर सकते। मुझे कोई ऐसा उद्यमी दिखाए जो कहता हो कि वह असफल होने से नहीं डरता, और सब तुम्हें झूठा दिखाते हैं। बिल्कुल साहसिक बयान, लेकिन एक सच्चा। हर कोई असफल होने से डरता है। मतभेद ये है कि अमेरिका के कुछ लोग असफलता के डर से चलते हैं। अमेरिका को वापस पकड़ो। कभी कभी डर हमें शुरुआत से ही रोक देता है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसी बात है तो अब एक पैर दूसरे के सामने रखना शुरू करने का निर्णय लें। एक समय में एक फोन कॉल करना, एक संपत्ति का दौरा, और फिर दूसरा। ये कठिन नहीं है, लेकिन यदि हम छोटे परिणामों के बजाय अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें तो ऐसा प्रतीत हो सकता है। और मेरा मतलब है कि बीच में बहुत ही उल्लेखनीय कदम। कभी कभी विफलता का डर तब उत्पन्न होता है जब किसी संपत्ति पर ट्रिगर खींचने का समय आता है। मैं इसे विश्लेषण पक्षाघात कहता हूँ, और लोग हर समय इसमें गिरते रहते हैं। एक अवसर का अतिविश्लेषण करें, और कभी भी बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं होते हैं। ये किताब इस तरह के डर से ग्रस्त लोगों के लिए वास्तव में मददगार साबित होगी, क्योंकि यह आपको वही दिखाएगा जो आपको विश्लेषण करने के लिए जानना आवश्यक है। एक निवेश संपत्ति। जब संख्याएं जुड़ती हैं, कोई और विश्लेषण आवश्यक नहीं है। जमे हुए और डरे हुए अतीत की बात हो जाएगी। असफलता का डर खुद को प्रकट करने का एक और तरीका पछतावा है। दूसरे शब्दों में, हमने ट्रिगर खींच लिया है, लेकिन तब जब कठिनाइयां आती हैं, और वे घटित होंगे, वे हमेशा होते हैं, हम निर्णय पर पछतावा करते हैं और पूछकर ऊर्जा बर्बाद करते हैं, हमने ऐसा क्यों किया, के बजाय बाधा से पार पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। डर का ये रूप उसके महान अवसर को अन्यथा बदल सकता है।
एक खराब निवेश में मेरे जीवन में मुझे फैसलों पर पछतावा नहीं है। मैं बस उस स्थान पर विचार करता हूँ जहाँ मैं हूँ, आरंभिक पंक्ति के रूप में, और हर दिन सोने के लिए जाओ। मैं स्वीकार करता हूँ कि जब मैंने शुरुआत ही की थी तो मुझे असफल होने का बहुत डर था। मतभेद, मुझे पता था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया और भय में जमे रहते हैं, मैं असफल हो जाऊंगा। मुझे लगा कि मेरे पास सफलता की बेहतर संभावना है, एक समय में केवल एक कदम आगे बढ़कर कुछ अवसरों को सार्थक बनाने के लिए। असफलता के डर के बारे में यही बात है। यदि आप इसे एक प्रेरक के रूप में अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह एक स्वतः पूर्ण होने वाली भविष्यवाणी बन जाती है। मिथक संख्या 11। आपको व्यापार के गुर जानने होंगे। शुद्धतम अर्थों में व्यापार की कोई तरकीबें नहीं हैं, लेकिन जीवन में सफलता के रहस्य हैं, और जब तक आप उन्हें जानते हैं, आप किसी भी चीज में सफल होंगे। पहला, आपको लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। लक्ष्य आपकी सफलता के रोडमैप की नींव होंगे। वे आपको ये भी बताएंगे कि आप कब पहुँचे, ताकि आप अपनी पीठ थपथपा सकें। हर किसी को उस सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, संयोगवश नहीं। अगला अध्याय लक्ष्य निर्धारण के बारे में है। दूसरा, आपको डर बरकरार रखना होगा। जब चीजें कठिन हो जाएं तो छोड़ देना विजेता नहीं बनता। 15 साल में मैं 100 बार भी छोड़ सकता था। मुझे बहुत सारी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कर्मचारी समस्याओं के कारण वित्तपोषण में कमी आती है, और एकदम भयावह निवासी मुद्दे। लेकिन सफल लोग कठिनाइयों के बीच भी काम करते हैं, और वे दूसरी तरफ मजबूत होकर सामने आते हैं। अधिक विश्वास और अगली चुनौती के लिए बेहतर तैयारी करें, और मुझ पर विश्वास करो। और भी चुनौतियां होंगी। अंततः आपको प्रक्रिया को समझना होगा। ये किताब यही करेगी। यह आपको शुरू से अंत तक ले जाएगा, और बीच में हर कदम, लक्ष्य निर्धारण से अपनी टीम स्थापित करने के लिए, संपत्ति खोजने के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए, खरीद मूल्य निर्धारित करने के लिए, इसे प्रबंधित करने के लिए, आप सभी को 15 वर्षों का अनुभव मिलता है। मुझे आशा है कि यह पुस्तक आपकी सफलता की पुस्तिका बनेगी। अध्याय 1, कार्रवाई चरण आए। इस अध्याय में मिथकों को समझें। अपने आप से पूछें कि क्या कोई अन्य भी हैं जिन्हें आप सच मानते हैं। उन्हें पहचानें। निर्धारित करें कि आपकी सफलता में बाधा डालने के लिए कौन से मिथक जिम्मेदार हैं। इन अनुत्पादक मिथकों को त्यागने की प्रतिबद्धता बनाएं, और कानून के प्रति प्रतिबद्धता बनाएं। तकनीकें और तैयारी सीखें तो जादुई चीजें घटित होती हैं। अध्याय 2, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। इस अध्याय का शीर्षक स्पष्ट रूप से बताता है कि मैं लक्ष्यों के बारे में कैसा महसूस करता हूँ। और रियल एस्टेट निवेश, लक्ष्य रखना वैकल्पिक नहीं है। लक्ष्य निर्धारण इस प्रक्रिया में पहला चरण है। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, एक यथार्थवादी लक्ष्य कैसा दिखना चाहिए, और इसे प्राप्त करने के लिए मील के पत्थर निर्धारित करें। आप लक्ष्य निर्धारण के लाभों को समझ जाएंगे, और जाने की सोने की शक्ति कैसी है, आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी, मेरा एक लक्ष्य था। मैं अपना मालिक खुद बनना चाहता था। मैं किसी और के लिए काम करते करते थक गया था, और अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता था। माना कि उन शुरुआती दिनों में मैंने वास्तव में अपना लक्ष्य कभी नहीं लिखा था, और इसने बहुत से लोगों को भी नहीं बताया। वास्तव में मैंने बमुश्किल ही इसे अपने आप को शब्दों में बयां किया था, अधिक सटीकता से। मैंने यह महसूस किया, वर्षों बाद तक मुझे वास्तव में सोने की शक्ति का एहसास नहीं हुआ था। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप जिस शक्ति का अनुभव करते हैं, और आप अपना सारा ध्यान उसे मारने पर केंद्रित करते हैं, यह आपको केंद्रित बनाता है, यह आपको निर्णायक बनाता है, और अंत में यह आपको सफल बनाता है। मुझे नहीं पता कि मुझसे पहले किसी और ने गोल्ड पावर शब्द का इस्तेमाल किया है या नहीं। ऐसा लग रहा था कि यह उस तथ्य को सटीकता से संप्रेषित कर रहा है जो अभी महत्वपूर्ण है। वह एक लक्ष्य है, आपको शक्तिशाली बनाता है। लक्ष्य क्या है? शब्दावली पर अटक जाना आसान है। क्या वह लक्ष्य
लक्ष्य है? क्या ये कोई दर्शन है? शायद यह एक उद्देश्य है, शायद यह एक मिशन है। वह सब अभी भूल जाओ। पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं के बारे में चिंता करें। इस पुस्तक के साथ मेरा लक्ष्य ये है कि यह सबसे अधिक बिकने वाली मार्गदर्शिका बने जो रियल एस्टेट की प्रक्रिया को सरल बनाती है। निवेश आपको ये दिखाकर कि कैसे खोजना है, खरीदना और संपत्ति का सही प्रबंधन करें और विस्मय शुरू हो जाएगा। लक्ष्य निर्धारण के साथ, लक्ष्य वह चीज है जिसे हासिल करने के लिए आप ईव की योजना बनाते हैं। हो सकता है कि आपका लक्ष्य 12 महीने की अवधि में एक निवेश संपत्ति खरीदना हो, या हो सकता है कि आप प्रति माह $5000 और 2 साल के भीतर आय अर्जित करना चाहते हो। हो सकता है कि आपने अपने लक्ष्य इतने ऊंचे भी निर्धारित किए हों। आप तय करते हैं कि आप 5 साल के भीतर अपने शहर में नंबर 1 किराए की संपत्ति के मालिक बनना चाहते हैं। आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करें, सुनिश्चित करें कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप हासिल करने की योजना बना रहे हैं। उस लक्ष्य से अधिक मूल्यहीन कुछ भी नहीं है जो शेल्फ पर पड़ा रहता है और कभी कोई कार्रवाई नहीं करता है। वे बस सपने हैं। सपनों में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती जब तक उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। आपका लक्ष्य मापने योग्य होना चाहिए। मेरा खुद का मालिक बनने की चाहत का लक्ष्य वास्तव में एक अच्छा लक्ष्य नहीं था। जैसा कि मैंने कहा, मुझे लक्ष्य निर्धारित करने का तरीका सीखने में वर्षों लग गए और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति का लाभ उठाने के लिए मेरे लिए एक बेहतर लक्ष्य में समय सीमा शामिल होती। 1 साल के अंदर कहें, अपना खुद का बॉस बनने के लिए, या कमाई का स्तर जैसे प्रति वर्ष $75,000 कमाना। ऐसे लक्ष्य जो अस्पष्ट हों या जिन्हें प्राप्त करना कठिन हो और उससे चिपकना और भी कठिन। यदि कोई समय सीमा नहीं है, उदाहरण के लिए डॉलर राशि या रैंक तुलना, जब आप आ गए तो आपको कैसे पता चलेगा? यह वस्तुतः असंभव है। मैं जानता हूँ कि एक रियल एस्टेट निवेशक का लक्ष्य बहुत मापने योग्य है। एक प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 2 यूनिट संपत्ति, दूसरे का लक्ष्य प्रति वर्ष 10 घर प्राप्त करने का है। यहाँ मुद्दा ये है कि लक्ष्य प्राप्त करने योग्य और मापने योग्य हैं। आपका लक्ष्य क्या था? आपका लक्ष्य प्राप्य होना चाहिए। लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्य होने चाहिए, अन्यथा उन्हें या तो बंद कर दिया जाएगा या कभी कार्रवाई नहीं की, या मध्यधारा को कुछ अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए संशोधित किया गया है। बाद वाला विकल्प स्वीकार्य है, लेकिन जो लक्ष्य बहुत ऊंचे निर्धारित किए गए हैं, यदि उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका तो असफलता की भावना उत्पन्न हो सकती है। वहीं दूसरी ओर, यदि वास्तव में हासिल किया जाए तो वे आनंददायक हो सकते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर मेरा खुद का बॉस बनने का मेरा पहला लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त करने योग्य था, लेकिन उस समय यह एक महत्वाकांक्षी सपना जैसा लग रहा था। आखिरकार मेरे पास एक स्थिर नौकरी थी जो मेरी कार, घर, मेरी जीवनशैली का खर्च उठाती थी। ये सब त्यागने का निर्णय भयावह था, लेकिन मैं जानता था कि यह कुछ ऐसा है जो मुझे करना ही होगा। लक्ष्य ऊंचा होते हुए भी संभव नहीं था, और इससे मुझे आशा मिली, प्रेरणा और उसे हासिल करने की चाहत। अपना लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारण के लिए आपको स्वयं के प्रति ईमानदार होना आवश्यक है और इस पर विचार करें कि आप वास्तव में जीवन में क्या चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं, इसके बारे में सोचने के लिए समय निकालें। और अभी आपका परिवार, आने वाले वर्षों में और भविष्य में लंबे समय तक, इसमें आपके बच्चों के प्रति आपकी आकांक्षाएं भी शामिल हो सकती हैं। यदि आप सोचते हैं कि लक्ष्य निर्धारण का ये स्तर समय की बर्बादी है, आप शायद पुनर्विचार करना चाहें। मैंने शानदार लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रमों के बारे में सीखा। एक एसोसिएशन में अपनी भागीदारी के माध्यम से मैंने उद्यमियों का संगठन कहा, या ईओ। मैं एरिजोना चैप्टर का पूर्व अध्यक्ष हूँ और मेरी भागीदारी मेरे करियर में लिए गए सबसे अच्छे व्यावसायिक निर्णयों में से एक रही है। पहले कार्यक्रम को रणनीतिक कोच कहा जाता है और इसकी स्थापना और संचालन डैन सुलिवन द्वारा किया गया है। ये कार्यक्रम 7 कानूनों पर केंद्रित है, निरंतर व्यक्तिगत विकास का अनुभव करने के लिए, और आपको जीवन योजना विकसित करने में मदद करता है।
रणनीतिक कोच हर तिमाही में आपसे मिलते हैं और देखते हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं। रणनीतिक प्रशिक्षक के जीवन भर के विकास के 7 नियम एक हैं। हमेशा अपने भविष्य को अपने रास्ते से बेहतर बनाएं। अपने योगदान को हमेशा अपने पुरस्कार से बड़ा बनाएं। 3. अपनी सीख को हमेशा अपने अनुभव से बड़ा बनाएं। 4. हमेशा अपना प्रदर्शन करें, आपकी तालियों से भी बड़ा। 5. हमेशा अपना आभार व्यक्त करें, आपकी सफलता से भी बड़ा। 6. हमेशा अपना आनंद लें, आपके प्रयास से भी बड़ा। और 7. हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, आपके आराम से भी बड़ा। ये सामग्री स्ट्रेटेजिक कोच इंक द्वारा ट्रेडमार्क और कॉपीराइट है और सभी अधिकार सुरक्षित हैं। अधिक जानकारी strategiccoach.com पर पाई जा सकती है। एक और शानदार कार्यक्रम है जिसे पारिवारिक लक्ष्य निर्धारित करना कहा जाता है, चार्ली और बारबरा डनलप द्वारा। ये कार्यक्रम आपके विवाह को संतुलित करने पर केंद्रित है। परिवार और व्यवसाय, इसके बारे में सोचो। आप अपने कार्य दिवस की योजना बनाने में कितना समय व्यतीत करते हैं? आप अपने परिवार या अपनी शादी की योजना बनाने में कितना समय बिताते हैं? अगर तुम मेरे जैसे होते, नियोजन कार्य सूची में सबसे ऊपर था और मैंने अपने पारिवारिक लक्ष्यों की योजना बनाने में बहुत कम समय बिताया। चार्ली और बारबरा डनलप से मिलने के बाद अब मेरे पास अपनी शादी के लिए एक ठोस योजना है। मेरा परिवार और मेरा काम अब तीसरे स्थान पर है, शादी और परिवार के पीछे। एक बार मैंने एक विवाह और परिवार का नाटक करने वाला व्यक्ति विकसित किया। मैं वास्तव में एक बेहतर व्यवसायी व्यक्ति बन गया क्योंकि मेरे व्यक्तिगत लक्ष्य मेरे कार्य लक्ष्यों के साथ एकीकृत। चार्ली और बारबरा कहते हैं कि आपका लक्ष्य सामान्य होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट टेस्ट पास करने के लिए क्या करना चाहिए यह विशिष्ट है। और उद्देश्य क्या है? विशिष्ट के लिए पूछता है, मापने योग्य के लिए अम्मा, ए पर लिखित में सहमति है, आर यथार्थवादी के लिए है और टी सक्रिय समय के लिए है। चार्ली मेरे निजी गुरु भी हैं और मैं उनसे महीने में एक बार मिलता हूँ। रणनीतिक कोच, चार्ली और बारबरा डनलप और इसी तरह के कई अन्य संगठन हर साल हजारों लोगों को अपने कार्यक्रमों में नामांकित किया। लोग लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं और अपने जीवन को आकार दे रहे हैं जानबूझकर। अगर आपको लगता है कि ये पागलपन है, जानिए इस पर बनी है पूरी इंडस्ट्रीज और हर जगह लोग लक्ष्य निर्धारण का उपयोग कर रहे हैं उनके सपनों को हकीकत बनाने के लिए। सोने के बारे में कहा गया है कि लिखा न जाना एक चाहत है। मैंने भी सुना है, एक लक्ष्य बिना समय सीमा के एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने बहुत समय पहले एक निर्णय लिया था, इच्छाओं और सपनों पर अपना भविष्य जोखिम में नहीं डालना। बजाय मैं होशियार हो गया और चार्ली अनबर इब्रा जैसे लोगों की मदद से लक्ष्य निर्धारित किए। अधिक जानकारी के लिए आप AOL के CH डनलप थरी पर चार्ली डनलप तक पहुंच सकते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने जीवन के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं और उन्हें जी रहे हैं। निश्चित रूप से सड़क में रुकावटें आएंगी और कभी कभी वे अपने रास्ते से भटक जाएंगे, यहाँ तक कि रास्ते में जानबूझकर अपना पाठ्यक्रम भी बदलते हैं। लेकिन निचली पंक्ति, क्या उनका लक्ष्य उन्हें सत्ता में लाना है? आपका लक्ष्य समय के साथ विकसित हो सकता है। 2 प्रमुख स्वामियों में से एक के रूप में स्वयं के लिए कई वर्षों तक काम करने के बाद एरिज़ोना स्थित MC कंपनियों में ये रियल एस्टेट निवेश फर्म मेरे साझेदार और मैं आज भी मालिक हैं। मुझे पता चलने लगा कि मेरा लक्ष्य विकसित हो गया है। मैं सिर्फ अपने मालिक से कहीं अधिक बनना चाहता था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे आजादी चाहिए। जीवन में जो चीजें मैं करना चाहता था उन्हें करने के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्रता, जैसे अपने बच्चों के साथ समय बिताना, छोटी लीग का कोच बने और अपने परिवार के साथ यात्रा करें। मैं जानता था कि यह लक्ष्य केवल धन संचय से ही प्राप्त किया जा सकता है, वह धन जिसकी समय के साथ सराहना होगी। तो मैं और मेरा साथी संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा उनमें निवेश भी शुरू कर दिया। आज मेरे पास वित्तीय स्वतंत्रता से संबंधित एक मापने योग्य लक्ष्य है। मैं अभी तक वहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूँ। समय के साथ विकसित
निर्धारित होने वाले लक्ष्य में कुछ भी गलत नहीं है। जब तक आप किसी बाधा का सामना करते हैं, हम हर बार अपना लक्ष्य बदल देते हैं। इसे परिहार कहते हैं। समय के साथ साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। आपके अनुभव आपको अधिक स्मार्ट बना देंगे। आप चीजों को बिल्कुल नए तरीके से भी देख सकते हैं। नई जागरूकता के परिणाम स्वरूप आपका लक्ष्य बदल सकता है। मेरा पहला लक्ष्य अपना मालिक बनना था। वह वित्तीय स्वतंत्रता के लक्ष्य के रूप में विकसित हुआ, और अब मेरा लक्ष्य दूसरों की मदद करना है जो ऐसा ही करना चाहते हैं। अपने आप को किसी के प्रति जवाबदेह बनाएं। जब मैंने कुछ साल पहले अपने लिए आकार में वापस आने का लक्ष्य निर्धारित किया था, मुझे पता था कि मेरे पास सफल होने का बेहतर मौका होगा अगर मेरा कोई साथी होता। आपको पता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं हर सुबह जिम में बनाता था। कोई है जो मुझे बेंच प्रेस मशीन में सिर्फ एक और सेट करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं जानता था उन सुबहों पर जब मैं बस दौड़ने का मन नहीं था। सुबह 5:30 बजे सड़क पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये जवाबदेही है, और लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है जब एक या अधिक लोग समर्थन कर रहे हों और आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ। एमसी कंपनियों में मेरा पार्टनर है रॉस मैकेलिस्टर। रॉस और मैं हमारी 5 वर्षीय रणनीतिक योजना को सही दिशा में बनाए रखने में एक दूसरे की मदद करते हैं। हम पूरी कंपनी के साथ योजना भी साझा करते हैं। 200 से अधिक कर्मचारी, दृष्टि में सबको शामिल करके। हर कोई जानता है कि वे इसमें कैसे फिट बैठते हैं। हम एक दूसरे के प्रति जवाबदेह भी हैं, और हम सभी एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। वह व्यक्ति या व्यक्ति जो जवाबदेह भी हैं, व्यवसायिक सहयोगी हो सकते हैं, एक मित्र, आपके पति या पत्नी, यहाँ तक कि आपके निवेशक और कर्मचारी भी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो उत्साहवर्धक हो और आपके उद्यम का समर्थन करता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो आपके निर्णयों को कभी चुनौती न दे। इसके विपरीत, आप एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो वास्तविकता पर आधारित हो और आपके सपने का समर्थन करता हूँ। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। अपना लक्ष्य निर्धारित करना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पहला कदम है, लेकिन उसके बाद आपको क्या करने की आवश्यकता है, ये वास्तव में सफलता के उस स्तर को परिभाषित करता है जिसे आप अंततः प्राप्त करेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे 4 कार्य करने होंगे। वास्तव में अच्छे से सोचना होगा, बातचीत करना, योजना, दृढ़ रहें और केंद्रित रहें। आइए इन महत्वपूर्ण अवधारणाओं को अधिक विस्तार से देखें। लक्ष्य को स्पष्ट रूप से बताएं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से बताएं। अगर आपको सोने का डर है, वह है अपना लक्ष्य हासिल न कर पाने की स्थिति में किसी को अपना लक्ष्य बताने का डर। इससे परे जाओ। जब आपने अपने लक्ष्य कागज पर निर्धारित कर लिए हों, and burned into your psyche, और आपके मानस में जल गया, सबको बता दो। अपने रियल एस्टेट एजेंट को बताएं, अपने वकील को बताएं, अपने दोस्तों, परिवार, किसी भी सदस्य को बताएं। व्यापारिक सहयोगी, मेरा मतलब है हर कोई। ये वे लोग हैं जो इसे हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। एक मामले में मैंने अभी तक इसे स्पष्ट नहीं किया है। लक्ष्य कभी अकेले हासिल नहीं होते। यहाँ एक काल्पनिक लक्ष्य का उदाहरण दिया गया है। हम एक का अधिग्रहण करेंगे। आपके मेट्रो क्षेत्र में 8 इकाई संपत्ति अगले 12 महीनों के भीतर। इससे अगले 5 वर्षों में कम से कम $4,000 की औसत वार्षिक आय उत्पन्न होगी। वह एक लक्ष्य है। वह एक लक्ष्य है। यह मापने योग्य है और यह स्पष्ट रूप से परिभाषित है। यह निश्चित रूप से प्राप्य है। वास्तव में जो कुछ बचा है वह इसे साकार करना है। उस लक्ष्य की तुलना इस अनइंस्टॉल सक्रिय और गैर प्रेरक लक्ष्य कथन से करें। मैं कुछ रियल एस्टेट में निवेश करना चाहता हूँ। मैं एक अच्छे किराए की संपत्ति के सौदे की तलाश में हूँ जो मेरी आय में सहायक हो। ये लक्ष्य अत्यंत अस्पष्ट है। इसे वास्तविक रूप से हासिल करना कठिन है और इसे क्रियान्वित करना भी कठिन है।
और इसे संप्रेषित करने के बारे में भूल जाओ। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इसी तरह लक्ष्य निर्धारित करते हैं और संवाद करते हैं। यदि आप इस कथन को लक्ष्य कह सकते हैं, ये वास्तव में एक अवास्तविक सपने जैसा लगता है। यदि आप कोई लक्ष्य साझा करते हैं, जैसा कि मैंने पहले उदाहरण में लिखा है, कुछ रियल एस्टेट एजेंटों और कुछ बंधक दलालों के साथ और कुछ संपत्ति प्रबंधक, मुझे पता है आपको कॉल आएंगे। वे आपके लिए उपयुक्त समुदाय लाएंगे क्योंकि वे आपकी गंभीरता को बता सकते हैं कि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और यह कि आपने एक समय सीमा निर्धारित की है। यदि आप उसी समूह में लक्ष्य लेकर जाते हैं तो ये दूसरे उदाहरण में लिखा है, वे शायद कोई जवाब ही नहीं देंगे क्योंकि वे नहीं जानते कि कैसे। वहाँ उनके लिए दांत गड़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि कोई अवसर आपके पास आएगा तो बहुत कम होंगे। इसके बजाय आप स्वयं अवसर ढूंढने के लिए बाध्य होंगे और लक्ष्य की अस्पष्टता को देखते हुए आपके सामने बहुत सारा काम है। किसी लक्ष्य को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना। तुम्हें ड्राइवर की सीट पर बिठाओ। पहले लक्ष्य उदाहरण में आप प्रभारी हैं। दूसरे लक्ष्य उदाहरण में यदि कोई रियल एस्टेट एजेंट आपको जवाब देता है, मैं आपको वे संपत्तियां दिखाऊंगा जिन्हें बेचना उनके हित में है। जरूरी नहीं कि खरीदना आपके हित में हो। वह एक खतरनाक स्थिति है। आपको पता चल जाएगा कि आपके लक्ष्य ठोस हैं या नहीं। आप जो कहते हैं उसे सुनकर क्या आपको अपने आप को जैसे वाक्यांश कहते हुए देखना चाहिए। यदि आप कुछ भी सुनते हैं तो मुझे बताएं, या अगर आपको कोई ऐसी चीज दिखे जो अच्छी लगे तो मुझे बताएं। फिर आपको अपने लक्ष्य को और अधिक परिभाषित करने की आवश्यकता है। वे वाक्यांश अस्पष्टता के स्पष्ट संकेत हैं। योजना बनाएं और मील के पत्थर तय करें। एक बार जब आप स्पष्ट हो जाएं, मापने योग्य लक्ष्य परिभाषित, आप इसे हासिल करने के लिए जिस रास्ते पर चलने की योजना बना रहे हैं उसका भी निर्धारण करना चाहेंगे। इसका मतलब है एक योजना का मसौदा तैयार करना और मील के पत्थर स्थापित करना, ताकि आप जान सके कि आपने रास्ते में कब महत्वपूर्ण कदम हासिल किए हैं। ऐसे मूलभूत मील के पत्थर हैं जो व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित हैं और वित्तीय स्वतंत्रता। हमें कौन से व्यवहार बदलने चाहिए या खत्म करने चाहिए करने के लिए व्यवहार परिवर्तन सूची। हर दिन काम पर जाने के लिए एक ही रास्ता अपनाना, घंटे भर का लंच, हर रात टीवी देखना। इन 3 सरल व्यवहारों को बदलकर आप मील के पत्थर स्थापित कर रहे हैं जो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। यदि वह दृश्यों को जानती है तो काम करने के लिए एक अलग रास्ता अपनाती है और आपको बाजार और उसमें मौजूद संपत्तियों के बारे में जानने में मदद करता है। यह आपको ट्रैफिक पैटर्न को समझने में मदद करता है और आपको नया दृष्टिकोण देता है। नए क्षेत्रों पर अपने दोपहर के भोजन के आधे घंटे का उपयोग खाने के लिए करने से बाकी आधे घंटे का उपयोग फोन कॉल करने के लिए हो जाता है। अपनी टीम से मिलें और यहाँ तक कि संपत्तियों का दौरा भी करें। और यदि आप संख्यात्मक व्यक्ति हैं, कार्य दिवस पर प्रतिदिन आधा घंटा, प्रति माह 10 घंटे तक जुड़ जाता है। अंत में टीवी को खत्म करना या कम से कम आपके देखने का समय कम कर दें। अपने व्यवसाय पर काम करने के लिए शाम के अनगिनत घंटे निर्धारित करें। अपने आचरण को देखो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें संशोधित करें। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए आपको कितना पैसा कमाने की आवश्यकता है और इसे साकार करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। आइए कार्य करने की वित्तीय स्वतंत्रता की सूची देखें। अपने व्यक्तिगत खर्च जोड़ें। निर्धारित करें कि आप क्या कम कर सकते हैं, क्या समाप्त कर सकते हैं या क्या बिना कर सकते हैं। पता लगाएं कि कुल मिलाकर कितनी अद्वितीय संपत्तियां खरीदनी हैं। पिछले कुछ वर्षों में मैंने एक प्रणाली स्थापित की है जिसका उपयोग मैं हर बार करता हूँ। यह वह प्रणाली है जिसे आप इस पुस्तक में खोजेंगे। आपको अपने व्यावसायिक साझेदारों के नेटवर्क को भी मील के पत्थर के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। और आप जिस किसी से भी मिलते हैं, आप कभी नहीं जानते कि कौन आपके सामने संपत्ति का उत्तम अवसर प्रकट करेगा। इसलिए आप पहले से ही अधिक विवरण प्रदान कर सकते हैं। बेहतर करने योग्य व्यवसाय सूची। अपनी टीम ढूंढें। बाजार का मूल्यांकन करें। एक बढ़िया संपत्ति खोजें। संपत्ति के लिए एक संकेत मूल्यांकन। एक संपत्ति योजना स्थापित करें। एक बजट विकसित करें। संपत्ति
का प्रबंधन करें। अपने लक्ष्य निर्धारित करने में मदद के लिए इसे एक चार्ट बनाएं। खुद के साथ ईमानदार हो और उन चीजों को लिखें जिन्हें आप वास्तव में पूरा करने की योजना बना रहे हैं। दृढ़ रहें और सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ें। यदि आप कभी किसी उद्यमशीलता का हिस्सा रहे हैं या इकाई यदि आपने कभी खरोंच से कुछ बनाया है, तब आप जानते हैं कि इस तरह के प्रयासों में जितना समय आप सोचते हैं उससे दोगुना समय लगता है। दोगुने काम की आवश्यकता है और क्योंकि यह आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक है, वे जीवन के तथ्य हैं। इसलिए जब वे सच साबित होते हैं तो मुझे कभी आश्चर्य नहीं होता। प्रत्येक परियोजना अपने साथ बाधाएं लेकर आती है, चीजें जो काम को काम में लाती हैं। यदि आप इसे इस तरह से देखना चाहते हैं, या ऐसी चीजें जो काम को दिलचस्प बनाए रखती हैं। मैं बाद वाला पसंद करता हूँ। पोर्टलैंड में हमारी तटवर्ती इमारत का एपी अधिग्रहण एक बड़ा निवेश साबित होने वाला है। ये ठीक विल्मेट नदी पर है और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, इमारत का एक हिस्सा घाट पर बना है। वे समुद्र तट के दृश्य हैं और पूरी परियोजना 300 इकाइयों से अधिक की है। पूरे शहर में इसके जैसा और कुछ नहीं है। एक सपना सच होने जैसा लगता है। वैसे कई लोगों ने शुरू से ही इस सपने को एक दुस्वप्न की तरह देखा होगा। वर्षों के विलंबित रखरखाव से उत्पन्न समस्याओं से, अनेक संरचनात्मक अपर्याप्तताओं से जूझने के लिए आप इसे नाम दें और हमने इसका सामना किया। हम इन बाधाओं और दर्जनों अन्य बाधाओं को अमेरिका को इस सौदे पर पहुंचने से सैकड़ों बार रोक सकते थे, लेकिन हम अपने दिल में जानते थे कि यह संपत्ति प्रयास के लायक थी। ये गाड़ी चलाने लायक था। इनमें से प्रत्येक बाधा हमने समाधान ढूंढ लिया और आवश्यक धन का निवेश किया। इस अद्भुत प्रोजेक्ट को लाने के लिए इसकी पूरी क्षमता है। जब संपत्ति में निवेश की बात आती है, कहावत जहाँ चाह वहाँ राह इतना सार्थक कभी नहीं रहा। अपना ध्यान केंद्रित रखें। लक्ष्य और सफलता के बारे में एक अजीब बात है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उतने ही करीब पहुंचेंगे और आप उतने ही अधिक सफल होंगे। उतने ही अधिक अवसर आपके सामने आएंगे। आपको लगभग साप्ताहिक आधार पर लुभाया जाएगा, नए गुणों के साथ और अन्य व्यावसायिक अवसर। जिसने आपका राजस्व बढ़ाने का वादा किया, निश्चित चीजें लकड़ी के काम से निकलेंगी। कम से कम मेरे लिए तो ऐसा ही था और अब भी है। ये सभी अवसर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप उन्हें अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दे सकते। यहाँ मेरे साथ क्या हुआ, जब हमने अपने संपत्ति प्रबंधन व्यवसाय को एक महत्वपूर्ण आकार में खड़ा कर लिया और राजस्व बढ़ाने के तरीकों की तलाश शुरू कर दी थी, मैंने कालीन सफाई कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। यह उस समय समझ में आया। आखिरकार हमारे पास साफ करने के लिए कालीनों वाली हजारों अपार्टमेंट इकाइयाँ थी। वह बिजनेस किसी और कंपनी के पास क्यों जाना चाहिए। उस एक पार्ट की कीमत मुझे $1.25 चुकानी पड़ी, लेकिन पैसे से भी ज्यादा। इसने कम से कम 1 या 2 साल के लिए मेरे लक्ष्य से मेरी नजर हटा दी। इसने हमारे विकास की गति को धीमा कर दिया। हमारी कंपनी अपना लक्ष्य बहुत जल्दी हासिल कर लेती यदि यह विचलन न होता। मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए कि मैंने उस सौदे पर एक से अधिक सबक सीखे हैं। जैसे ही अवसर स्वयं उपस्थित होते हैं, स्वयं से पूछें, मैं कितनी गेंदें फेंकना चाहता हूँ। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को लेता हूँ, क्या मैं 10 और गेंदें हवा में उड़ा सकता हूँ? और अधिक महत्वपूर्ण बात, क्या इस परियोजना को अपनाने से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब पहुँच जाऊंगा? यदि आपका लक्ष्य 8 यूनिट की संपत्ति खरीदना और प्रति वर्ष औसतन $4000 कमाना है, अगले 5 साल एकल परिवार के घर पर एक हॉट डील होगी। आपको उसे हासिल करने के करीब ले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा और वास्तव में यह आपका ध्यान मूल लक्ष्य से भटका देगा और निश्चित रूप से आपको अगले 5 वर्षों में प्रति वर्ष $4000 की आय नहीं होगी। यदि आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ हैं, और आपको होना चाहिए, कभी कभी इसका मतलब बड़े सौदे छोड़ना होता है जो इसका समर्थन नहीं करता। फोकस अनुशासन के बराबर है। लक्ष्य निर्धारण कोई विकल्प नहीं है, ये सफलता के लिए एक आवश्यकता है।